बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद रात के अंधेरे में लुंगी पहने हुए देश से फरार हो गए हैं। खबर है कि वो देश छोड़कर थाईलैंड जा चुके हैं। हामिद 2013 से 2023 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी और उनकी पार्टी अवामी लीग के दिग्गज नेता माने जाते हैं। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था, वो देश छोड़कर चली गई थी। उसके बाद से ही बांग्लादेश में उनकी पार्टी के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्हीं में से एक अब्दुल हामिद भी थे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार खुद हामिद पर हत्या से जुड़ा केस चला रही थी। जब वो देश से फरार हुए तो अधिकारियों को लाइन हाजिर किया गया और पूछा गया कि बिना जांच पड़ताल की वो देश से कैसे भाग पाए। आज आपको ये खबर विस्तार से बताएंगे। फिर आपको ले चलेंगे तुर्की, जहां एक आतंकी संगठन, आतंक मचाने वाले एक संगठन ने हथियार डालने की घोषणा की है। यह आतंकी संगठन लगभग 4 दशकों से तुर्की में आतंकी हमले कर रहा था। इसमें हज़ारों मासूम लोग मारे गए हैं। इस संगठन का इतिहास राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दवान के पॉलिटिकल करियर से भी पुराना है। फरवरी 2025 में इस संगठन के सबसे बड़े नेता ने जेल से चिट्ठी लिखकर युद्ध विराम की घोषणा की थी, डिसआर्म करने की अपने संगठन को घोषणा की थी। 2 दिन पहले इस संगठन ने पार्टी की कांग्रेस बुलाई और 12 मई को हथियार डालने की आधिकारिक घोषणा कर डाली। हम बात कर रहे हैं कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी PKK की। PKK का हथियार डालना एर्दोआन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है। पिछले कुछ महीनों का जायज़ा लें तो आपको एर्दोआन के तारे एकदम सरबुलंद नजर आएंगे। 29 जनवरी को अहमद अल-शरा सीरिया के राष्ट्रपति बने। उन्हें एर्दोआन और तुर्कियों का फुल सपोर्ट मिला हुआ है। अहमद अल-शरा ने कई संगठनों के साथ मिलकर पिछले साल बशर अल-असद का तख्ता पलट किया था। फरवरी 2025 में वो एर्दोआन से मिलने तुर्की भी पहुंचे थे। मार्च 2025 में उन्होंने सफलतापूर्वक अपने प्रतिद्वंदी समझे जाने वाले इकराम इमामोगलू को जेल भेज दिया था। वो इस्तांबुल शहर के मेयर थे। आगामी राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें एर्दोआन और उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताई जा रही थी। आज से 2 दिन बाद यानी 15 मई को वो इस्तांबुल में यूक्रेन और रूस के बीच पीस टॉक करने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मीटिंग में शामिल होने की इच्छा जताई है। इस मीटिंग से एर्दोआन के एक बड़े प्लेयर के रूप में उभरने के चांसेस एक्सपर्ट्स बताते हैं। और अब क्या हुआ है, PKK ने आधिकारिक तौर पर हथियार डालने की घोषणा कर दी है। आज के शो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। सबसे पहले बात बांग्लादेश की। जैसा हमने शुरू में बताया, मोहम्मद अब्दुल हामिद 2013 से 2023 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे। ये किसी भी बांग्लादेश के राष्ट्रपति का सबसे लंबा टर्म था। 1959 में उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी ईस्ट पाकिस्तान छात्र लीग नाम के संगठन के साथ। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था। 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए। इसी में अब्दुल हामिद ने भी अपनी किस्मत आजमाई और वो चुनाव जीते और नेशनल असेंबली पहुंचे। उस समय हामिद सबसे कम उम्र के सांसद थे। 1971 में पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, बांग्लादेश आज़ाद मुल्क बना। 1971 की जंग में उन्हें जेल हुई। 7 साल बाद वो जेल से रिहा हुए और अपनी राजनीति अवामी लीग के साथ शुरू की। धीरे धीरे शेख हसीना के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए। 5 बार वो सांसद चुने गए और 2013 में ज़ुल्लुल रहमान की मौत के बाद शेख हसीना ने उन्हें बना दिया बांग्लादेश का राष्ट्रपति। कट टू 5 अगस्त 2024 शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। दरअसल छात्र पिछले कुछ महीनों से सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इन प्रदर्शनों में सैकड़ों लोगों की जान गई। आरोप लगे कि शेख हसीना छात्रों पर सीधे गोली चलवाने के आदेश दे रही हैं। हसीना के जाने के बाद मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप में अंतरिम सरकार बनाई गई, जो अभी भी चल रही है। शेख हसीना और अवामी लीग के कई नेताओं पर हत्या के आरोप में केस दर्ज हुए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कई बार भारत से शेख हसीना को वापस भेजने की रिक्वेस्ट कर चुकी है, लेकिन बात अभी तक नहीं बन पाई है। दोनों देशों में कोई समझौता नहीं हो पाया है। 10 मई को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी पर बैन लगा दिया। उसके बाद पार्टी के नेताओं में पैनिक क्रिएट हुआ और इसी के बाद अब पूर्व राष्ट्रपति हामिद भी देश छोड़कर चले गए हैं। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार के मुताबिक अंतरिम सरकार ने इसके लिए जांच बैठाई है और जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब किया है। लगभग आधे दर्जन अधिकारियों के सस्पेंशन की बात भी अखबार ने रिपोर्ट की है। पूर्व राष्ट्रपति हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से थाईलैंड के लिए रवाना हुए थे। कुछ बांग्लादेशी अखबारों ने रिपोर्ट किया है कि एयरपोर्ट के CCTV कैमरे में पूर्व राष्ट्रपति को लुंगी और व्हीलचेयर में देखा गया था। हमने जानकार से पूछा, अवामी लीग का बैन होना कितनी बड़ी घटना है? पूर्व राष्ट्रपति समेत पार्टी की कई दिग्गज नेता देश छोड़कर
छोड़कर भाग रहे हैं। क्या शेख हसीना की वापसी अब बांग्लादेश में संभव हो पाएगी? शेख हसीना की वापसी तो नामुमकिन ही थी, क्योंकि शेख हसीना जो थी, अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स और इन सब की रिपोर्ट्स पढ़ें तो बेसिकली एक बहुत ही खतरनाक तानाशाह थी। उन्होंने दसियों हजार लोगों को जेल में बंद किया हुआ था, तहखानों में जहाँ लाइट नहीं जाती थी सालों। टॉर्चर और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स कई हजार लोगों की। और फिर जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए उसमें भी तकरीबन 1,500 लोग एग्जीक्यूट हुए। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ये सब बता रहे हैं कि इतनी ज्यादा उनके खिलाफ फीलिंग थी, क्योंकि उन्होंने रिग भी कराए थे इलेक्शन। 3 दफा 2 दफा तो कराए थे। तो वो रिग्ड इलेक्शंस, वो लोगों के ऑपरेशन, वो टॉर्चर, कि उनके खिलाफ बहुत ज्यादा फीलिंग है। और जिन लोगों को जेल में रखा गया, जिनके रिश्तेदार मारे गए, उनके दिल में बहुत ज्यादा भड़ास है। तो उनका आना तो नामुमकिन है, बल्कि अवामी लीग ही मेरे ख्याल से अब आना मुश्किल है। और लोग तो देखिए कितने नाराज हैं सिर्फ इस प्रेसिडेंट के, जिनका प्रेसिडेंट का छोटा ही रोल होता है गवर्नमेंट में। बट उनको भी, वो भी अक्यूज्ड हैं केस में मर्डर के, प्रोटेस्टर्स के। तो लोग इतने ज्यादा नाराज हैं कि इस प्रेसिडेंट के ऊपर, जिसका कितना कम रोल है। तो आप सोचिए कि वो वापस एक्सेप्ट करेंगे या नहीं किसी को भी आने का। वो तो चाह रहे हैं कि बाकी जो गए उन सबको एक्स्ट्राडाइट कराएं, वापस लाएं सबको, और सबको केस चले, और फिर उनके ऊपर मुकदमे हो और सजा हो। ये चैप्टर यहीं तक। अब बात तुर्की की। तुर्की वेस्ट एशिया में बसा एक देश है। इसका एक छोटा हिस्सा यूरोप महाद्वीप में भी पड़ता है। ये दोनों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। उत्तर की तरफ ब्लैक सी, दक्षिण में भूमध्य सागर। ज़मीनी सीमा 8 देशों से लगती है: इराक, ईरान, सीरिया, अजरबैजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया, ग्रीस और बुल्गारिया। आबादी लगभग 8 करोड़ 62 लाख है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। ध्यान दीजिएगा, अंकारा राजधानी है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इस्तांबुल को वो राजधानी समझ लेते हैं, लेकिन ये राजधानी नहीं है, पर तुर्की का एक तारीखी शहर ज़रूर रहा है। इतिहास में इसे कुस्तुनतुनिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑटोमन और रोमन एम्पायर की ये शहर राजधानी रह चुकी है और यहीं पर 2 दिन बाद रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बातचीत होने वाली है। तुर्की के इतिहास की बात करें तो मुसलमानों की आखिरी खिलाफत यहीं पे थी, ऑटोमन एम्पायर के रूप में। फिर पहले विश्व युद्ध में खिलाफत ख़त्म हुई। 1923 में आधुनिक तुर्की की स्थापना हुई। ये वही वक्त था जब कुर्दिस्तान बनाने की मांग तेज़ हो चुकी थी। पहले विश्व युद्ध के विजेता देशों ने कुर्दिस्तान बनाने का वादा तो किया था, लेकिन वो बाद में अपने वादे से मुकर गए। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क तुर्की के राष्ट्रपति बने, पहले राष्ट्रपति। उन्होंने तुर्की को सेकुलर घोषित किया, आधुनिकता को बढ़ावा दिया। वो भी चाहते थे कि कुर्द लोग टर्किश पहचान के साथ यहीं पर रहें और जिएं। अब आप पूछेंगे कि कुर्द लोग कौन है और कुर्दिस्तान की मांग क्यों उठी? कुर्द एक कौम का नाम है। ये लोग तुर्की, ईरान, इराक, सीरिया और आर्मेनिया के सीमाई इलाकों में सदियों से रहते आए हैं। इनकी अलग पहचान है, नस्ल, संस्कृति, बोली संबंधित देशों के मूल बाशिंदों से अलग है। ज़्यादातर कुर्द सुन्नी इस्लाम का पालन करते हैं। कुर्दों में एक छोटी सी आबादी दूसरे धर्म के लोगों की भी है, लेकिन ज़्यादातर सुन्नी इस्लाम को मानने वाले हैं। पूरी दुनिया में कुर्दों की कुल आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा है। तुर्की में करीब 1.5 करोड़ कुर्द रहते हैं। इसके अलावा ईरान, इराक, सीरिया में भी इनकी बड़ी आबादी, तकरीबन 17 लाख कुर्द तो सिर्फ पश्चिमी देशों में रहते हैं। माने दुनिया में ठीक ठाक आबादी है इनकी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इन्हें अपना मुल्क मिलने वाला था, लेकिन जैसा हमने पहला बताया, विजेता मुल्क जो थे वो अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क से संधि कर ली। इसकी आड़ में कुर्दिस्तान को दरकिनार कर दिया गया। इस तरह कुर्द बट कर अलग अलग इलाकों में रह गए। वे अलग अलग देशों में अल्पसंख्यक बनकर रहने लगे। सबसे ज़्यादा कुर्द तुर्की में ही थे। वे अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, मगर अधिकार देने के बजाय उनका दमन किया गया। उनकी पहचान बदल दी गई, उनकी भाषा प्रतिबंधित कर दी गई और भी कई भेदभाव वाले नियम उनके लिए लेके आए। जब भी प्रोटेस्ट होता, सरकार उन्हें बुरी तरह कुचल देती। ऐसा ही कुर्दों के साथ और भी देशों में हुआ। फिर आया साल 1978। अब्दुल्ला ओजलान नाम के नौजवान ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पीकेके की नींव रखी। ओजलान सेना में जाना चाहता था, लेकिन उसे दाखिला नहीं मिला। उसका आरोप था कि कुर्द होने की वजह से एंट्री नहीं मिली और भेदभाव किया गया, और इसी से नाराज़ होकर उसने बनाया पीकेके। ये गुट अलग कुर्दिस्तान देश की मांग करने लगा। 1980 के दशक में पीकेके ने हिंसा का रास्ता चुना। उसी समय तुर्की में सैन्य तख्ता पलट भी हो गया। उससे पहले ही ओजलान भागकर सीरिया चला गया और वहीं से पीकेके का ऑपरेशन चलाने लगा, उसे ऑपरेट करने लगा। हिंसा कायम रही, हज़ारों की संख्या में लोग मारे जा रहे थे। 1999 में ओजलान केन्या में गिरफ्तार हुआ। उसे तुर्की लाया गया, मौत की सज़ा सुनाई गई। इसके विरोध में ज़बरदस्त दंगे हुए। ओजलान ने पीकेके को तुर्की छोड़ने के लिए कहा।
जेल से ही संघर्ष विराम का इशारा भी किया। फरवरी 2002 में पीकेके और सरकार की भी संधि हुई, संघर्ष विराम पर समझौता बना। उसी बरस तुर्की में अपने यहाँ मौत की सज़ा का प्रावधान ख़त्म कर दिया गया। फिर ओचलान को भी छूट मिली और इसकी सज़ा जो है वो उम्र कैद में बदल दी गई। माना जा रहा था कि ओचलान के जेल में जाते से ही पीकेके ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2004 में उन्होंने समझौता तोड़ दिया, हमले फिर से शुरू किए। 2007 में यूरोपियन काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन की एक रिपोर्ट शाया हुई थी। उसके मुताबिक पीकेके 2003 के बाद से एक नए पैटर्न में काम करने लगी थी। अब वो सिर्फ न तुर्की के लोगों को, उनके नागरिकों को मारती, बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी वो निशाना बनाती, उनका अपहरण करती, उन पर आत्मघाती बम विस्फोट अभियान चलाती। इसी दौर में पीकेके ने यूरोप में तुर्की के कई राजनयिक कार्यालयों पर भी हमले किए। जब पीकेके के हमले बढ़े तो अर्दोआन ने 2013 में उनके साथ दोबारा समझौता कर लिया, लेकिन महज 2 बरस बाद ही ये समझौता टूट गया। हिंसा जारी रही। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2015 से जुलाई 2023 के बीच चली लड़ाई में लगभग 6,500 लोग मारे गए थे। इनमें से 614 आम नागरिक थे, जबकि लगभग 1,500 सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा थे। शुरुआत से देखा जाए तो अब तक संघर्ष में मतलब 1984 से अब तक 40,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसमें तुर्की के नागरिक और बड़ी संख्या में कुर्द के लोग भी शामिल हैं। पिछले कुछ साल में तुर्की में पीकेके के हमले कम हुए हैं। इस साल फरवरी में ओचलान के ऐलान के पहले भी पीकेके के भंग होने की खबर आई थी। जानकार मानते हैं कि ओचलान के साथ साथ तुर्की की सरकार की बातचीत पिछले साल से चल रही थी। 9 मई को इराक में पीकेके ने कांग्रेस बुलाई, यहाँ ओचलान का बयान पढ़कर सुनाया गया। फिर 2 दिन बाद पार्टी ने आधिकारिक तौर पर हथियार डालने की घोषणा कर दी। बयान में कहा गया कि हमने अपना ऐतिहासिक मिशन पूरा कर लिया है। हमारे सशस्त्र संघर्ष ने उन नीतियों को सफलतापूर्वक चुनौती दी है जो कुर्द अधिकारों को दबाने का प्रयास करती थी। हमने जानकार से पूछा कि क्या वाकई अब तुर्की में कुर्दों के साथ दमन खत्म हो जाएगा। हाँ, कुछ कम हुए हैं। पहले बहुत ज्यादा दमन था। तुर्की एक बहुत ही शुरू में नेशनलिस्ट सरकार थी। बहुत ही ज्यादा एक ही एथनिसिटी यानी कि तुर्क जबान और बोलने वालों के हक ही थे, बाकियों के माइनॉरिटीज के बहुत कम हक थे, हुकूक थे। तो ये शुरू किया था अतातुर्क ने एक स्ट्रांग नेशन बनाने के चक्कर में। पर उससे हुआ क्या कि डेमोक्रेसी तो लिमिटेड ही थी। फिर हल्के हल्के वो डेमोक्रेसी डीपन हुई, पर वो आदतें गई नहीं, क्योंकि आर्मी का बहुत बड़ा रोल था टर्की की पॉलिटिक्स में। तो अब अर्दोगान ने डील कर ली है अब्दुल्ला ओचलान से, और ये डील इसलिए भी की है क्योंकि एक तो पीकेके को पता है कि वो कमजोर हो गई है, क्योंकि अमेरिका अब इंटरेस्टेड नहीं है, ट्रम्प इंटरेस्टेड नहीं है सीरिया में। दूसरी बात ये भी पता है कि सीरिया में ही सरकार बदल चुकी है, जो है वो अलग असद जा चुके हैं, तो वहां से भी कुछ सपोर्ट नहीं मिल सकता। तो और टर्की जो है वो और हुकूक देने के लिए तैयार है, ऑटोनॉमी देने के लिए भी तैयार है रीजनल गवर्नमेंट। तो वो कह रहे हैं कि क्यों ना हम ये ले लें, क्योंकि वैसे भी हमें ज्यादा कामयाबी की उम्मीद नहीं है। तो ये बात सही है। और ओचलान और एर्दोगान को भी इसमें फायदा है, क्योंकि एर्दोगान अब री इलेक्शन में जो जाना चाह रहे हैं, तो वो ये दिखा सकते हैं कि मैंने ये 20 साल से चलती हुई, 40 साल से ज्यादा चलती हुई इंसर्जेंसी खत्म कर दी। तो एक तरह से वो अपने आप को हीरो प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। तो एर्दोगान को पीकेके के जो लेजिस्लेचर में मेंबर्स हैं वो सपोर्ट करेंगे। पीकेके ऐलान पर कितना भरोसा किया जाना चाहिए? क्या भविष्य में वो वापस आ सकती है और इसे एर्दोगान की जीत के तौर पर देखना चाहिए? बिल्कुल, ये एर्दोगान की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जो इंसर्जेंसी 20 साल से चल रही थी वो खत्म होना कोई मामूली बात नहीं है। और जैसे होता है, हालात भी ऐसे बन गए। और पीकेके को भी पता है कि अब वो ज्यादा दिन नहीं चला पाएगी, क्योंकि सपोर्ट जो है वो कट हो गया है। सीरिया के थ्रू सपोर्ट आ नहीं सकता, इसराइल का और ईरान का भी। और उनको पता है कि तुर्की में भी जो है वो देने को तैयार है उनको हुकूक। तो वो रेडी है, अमेरिका से भी कोई सपोर्ट मिलने की उम्मीद नहीं है। तो ओचलान तो आज से 10-12 साल पहले ही तैयार हो रहे थे, इन चीजों के लिए हो गए थे। पर उनके जो बाहर वो तो जेल में थे तुर्की की, तो उनके जो बाहर सपोर्टर्स हैं वो भी अब तैयार हो गए हैं। राजदूत में आज इतना ही। ये शो रिकॉर्ड किया था हमारे साथी सर्वेश ने। देखते रहिए खबर गांव।